हेलो बच्चों। तो आज हम बीए सेकेंड सेम एईसी हिंदी में कहानी, स्वरूप, परिभाषा, तत्व, प्रकार एवं विकास यात्रा के बारे में पढ़ेंगे। तो कहानी का स्वरूप क्या है ये देखेंगे। तो कहानी मूल स्वरूप पर विचार करें तो कहना होगा कि पहले कहानी संवेदनशील घटना या दृश्य विशेष का विश्लेषण मात्र ही होती है। इसलिए कहते हैं कि मनुष्य कहानी कहने में समर्थ माना जाता है। संरचना की दृष्टि से घटना कहानी के मूल में मानी जाती है। समीक्षकों की राय जो भी हो, पर व्यावहारिक रूप से घटना को कहानी से अलग नहीं किया जा सकता। कहानी की रचना प्रक्रिया में कहानीकार घटना को निर्मित करता है और इस घटना का स्वयं पात्र बनता है और उसकी हृदय स्पर्शता की व्यक्ति के स्तर पर अनुभूति करता है। इस अनुभूति से एक विशिष्ट भाव संवेदना उत्पन्न होती है जो कहानी संरचना का केंद्र बिंदु है। तो कहानीकार अनुभवजन्य स्थितियों से भी अपनी प्रतिभा के द्वारा सत्य की अभिव्यक्ति कर सकता है। इस प्रक्रिया में कहानीकार की सारी मानसिकता उद्वेलित हो उठती है और कहानीकार घटना प्रवाह के साथ साथ संवेदना धारा में अवगाहन करने लगता है, जाने लगता है। इस स्थिति में रचनाकार को कहानी कला के अनेक तत्व जैसे कहानी के कथानक, पात्रों के अभिकृत्य, देश काल और वातावरण के चित्र और घटना से संबंधित संवाद आदि को समझने की चुनौती दी जाती है। तो एक कुशल कहानीकार के लिए कुशल कलाकार होना अत्यंत आवश्यक है। तो सामान्य तौर पर कहानीकार की मानसिकता यह होती है कि यदि कहानी की घटना उसके व्यक्तिगत जीवन से संबंधित होती है तो उसके लिए उत्तम पुरुष में कहानी लिखना ज़्यादा सरल और स्वाभाविक होता है। अब उत्तम यानी फर्स्ट पर्सन में कहानी लिखना ज़्यादा सरल और स्वाभाविक होता है। यदि घटना पर अनुभूति से संबंधित हो तो उसमें अन्य पुरुष का प्रयोग शिल्प की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होता है। किंतु कुशल कहानीकार व्यक्तिगत अनुभूति घटनाओं में अपने स्थान पर दूसरा पात्र रखकर अन्य पुरुष में और सुनी या पढ़ी हुई घटना में स्वयं की दूसरे पात्रों में प्रवेश कराकर उत्तम पुरुष में कहानी रचने में समर्थ होते हैं। यह उनकी कलात्मक क्षमता का हिस्सा होता है। जैसे देखते हैं ना कि मैंने ऐसा किया, फिर वो आया या उसने कहा, तो फर्स्ट पर्सन और अन्य पर्सन में हमेशा कहानी लिखी जाती है। घटना के साथ कहानी में कथानक के क्रमिक संयोजन का प्रश्न किसी कहानी का महत्वपूर्ण पक्ष है। कहानी की मुख्य घटना का कथानक पहले से ही विद्यमान रहता है, पर कहानी से संबंधित अन्य घटनाएं भी कहानीकार की स्मृति में उपस्थित रहती है। कहानीकार की दृष्टि इस बात पर केंद्रित होती है कि वह किसी घटना का कितना और कौन सा भाग ग्रहण करे तथा क्या छोड़े। इसी प्रक्रिया में कहानीकार कल्पना शक्ति द्वारा कथानक को प्रभावी बनाने का कार्य करता है। कहानीकार का यह प्रयास होता है कि वह कथानक के ढांचे को शिल्प और कलात्मक वाणी की दृष्टि से व्यवस्थित करे। इस प्रक्रिया में कहानीकार कहानी की संरचना, बुनावट को निश्चित करते हुए आरंभ, विकास और अंत को व्यवस्थित रूप देता है। और कहानी के स्वरूप में दृश्य योजना शैली का प्रश्न है। दृश्य शैली का मतलब दिखाई देने वाली, तो यह स्पष्ट है कि उसमें यथार्थ बोध उत्पन्न करने के लिए एक ही समय का परिदृश्य अत्यंत आवश्यक माना जाता है। किंतु कई कहानियों में स्थानीय और कालभेद के अनुसार कई घटनाओं का विवरण आवश्यक हो जाता है। इसके लिए आधुनिक कहानीकार मुख्य रूप से एक कहानी, एक घटना, पात्र की स्मृति के माध्यम से अन्य संबंधित घटनाओं का आयोजन कहानी में कर लेता है। आधुनिक कहानीकार कहानी को अत्यधिक नाटकीय और प्रभावशाली बनाने के लिए स्मृति घटनाओं को भी दृश्य रूप में प्रस्तुत करते हैं। मतलब अभी वर्तमान में कैसे करते हैं, जो
उनके याद में रहती है कोई घटना, उसके कुछ दृश्य को ही प्रस्तुत करते हैं। कभी कभी इस प्रक्रिया में जब कुछ घटनाएं या सूत्र छूट जाते हैं तो कहानीकार उन्हें जोड़कर प्रभावशाली तरीके से कहानी को नया आयाम देते हैं, जिसे हम फ्लैशबैक शैली भी कहते हैं। तो पात्र योजना और चरित्र चित्रण कहानी के स्वरूप और रचना विधान का अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है। कहानी के मूल ढांचे के भीतर उसके प्रमुख पात्र पहले से ही छिपे रहते हैं। कहानीकार कथा निर्माण के समय से ही इन पात्रों का साधारणीकरण करते हुए पहले से ही उनसे जुड़ चुका रहता है। मतलब जो कहानी लिखा रहता है, जैसे हमारे पे जो बीतती है या जो हो चुका होता है, हमारे साथ कोई अच्छी या बुरी घटना होती है, वो भी हम कहानी में प्रस्तुत कर सकते हैं। यानी उनसे हम पहले, वो जो पात्र हम मेंशन करते हैं उनसे हम पहले ही मिले हुए रहते हैं। कहानी में पात्रों की चरित्र का विकास दिखाने की जगह नहीं होती। पात्र जो है जैसे कहानी में प्रायः वैसे ही रह जाते हैं। कुछ समीक्षकों की धारणा है कि जब कोई कहानीकार किसी पात्र के चरित्र के विकास का प्रयत्न करता है अथवा उनके माध्यम से अपने पूर्व निर्धारित उद्देश्य की सिद्धि करने लगता है तो पात्र का व्यक्तित्व कमजोर होने लगता है। पात्रों के चरित्र का विकास उपन्यास में ही श्रेयस्कर माना जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि कहानीकार अपने पात्रों के चरित्र पर केवल साधारण या कलात्मक प्रभाव स्थापित कर सकता है, पर उन्हें तोड़ मड़ोड़ नहीं कर सकता। कभी कभी कहानीकार अपने पात्र के चरित्र की दबी हुई वृत्ति को पुनर्जागृत कर सकता है। तो हम देखते हैं कि जो किसी पात्र को हम अच्छे से उसका चरित्र हमें दिखाना है तो हम कहानी में उतने अच्छे तरीके से नहीं दिखा पाते, लेकिन हम उपन्यास में उस पात्र को जैसा दिखाना चाहते हैं वैसा दिखा सकते हैं और उसकी जो दबी हुई भावना को हम फिर से पुनर्जागृत कर सकते हैं। संवाद कला भी कहानी के स्वरूप या रचना प्रक्रिया में महत्वपूर्ण आयाम रखता है। जैसे संवाद यानी हम कन्वर्सेशन करते हैं, वो भी कहानी का एक स्वरूप है। आज की कहानियाँ पूर्णतः यथार्थ के धरातल पर स्थित है। तो आज के कहानीकार को पात्रों के वार्तालाप का सारांश नहीं बताना है। चित्रात्मक योजना और यथार्थ के प्रति आग्रह के कारण कहानी के पात्र स्वयं एक दूसरे से संवाद स्थापित करते हैं। कहानी का कैनवास सीमित होने के कारण उसके संवाद अत्यंत संक्षिप्त होते हैं। संवाद सृजन के समय कहानीकार इस बात का विशेष ध्यान रखता है कि कहानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके और उसका स्वरूप सुरक्षित रहे। संवाद किसी कहानी के मूल आधार होते हैं। संवाद किस क्रम में रखे जाए कि प्रभाव संप्रेषण तीव्रतम हो सके, यह कहानी के संवाद विधायिनी कला है। पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग, संवाद लघुता और पात्रों की मनस्थिति का पूर्ण अभिव्यक्ति तथा संप्रेषण की कुशलता संवादों के माध्यम से आवश्यक है। मतलब हम किसी से संवाद कर रहे हैं तो शुरुआत कब करना है, उसकी एंडिंग कब करना है, बीच में क्या डालना है, इन सभी का सिस्टमेटिक क्रमबद्ध तरीके से उसका विकास होते रहना चाहिए। कहानीकार कहानी के स्वरूप को संवेदनशील बनाने के लिए देश, काल और वातावरण का भी सृजन करता है। कहानीकार कहानी में दृश्य निर्माण हेतु इसका विशेष आयोजन करता है। देश, काल और वातावरण कहानी के स्वरूप पर ही निर्भर करता है। कहना न होगा कि कहानीकार सांकेतिक और सूक्ष्म भाषा के माध्यम से भी कहानी का वातावरण का सृजन करता है। मतलब कहानीकार कुछ संकेत बिंदुओं के माध्यम से या कुछ सूक्ष्म भाषा का प्रयोग करके भी कहानी का वातावरण का सृजन कर सकता है। तो कहानी के स्वरूप में कहानी का एक अन्य महत्वपूर्ण तत्व उसकी भाषा भी है। जैसे भाषा का शिल्प विधान कहानी का सशक्त पक्ष होता है। कहानीकार जिस वर्ग अथवा समाज का पात्र निर्मित करता है उसी वर्ग अथवा समाज की भाषा का प्रयोग उसका अभिष्ट होता है। उदाहरण के लिए प्रेमचंद जिस समाज से अपने पात्रों को चुनते हैं
उसी समाज की भाषा का प्रयोग वह करते हैं। ध्यान दिया जाए कि पात्रानुकूल भाषा ही कहानीकार का लक्ष्य होता है। कहानी के स्वरूप को गढ़ते हुए यह ध्यान रखा जाता है कि कहानी में उद्देश्य विधान भी अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है। कहानी का उद्देश्य सबसे पहले निर्मित हो जाता है, उसी के आधार पर कहानीकार कहानी को निश्चित लक्ष्य तक ले जाता है। जैसे हमने प्रेमचंद की कहानी और घिसू माधव की कहानी देखे थे, उसमें गांव की भाषा का ही वर्णन किया गया है। तो जिस क्षेत्र की कहानी है, जैसे शहरी क्षेत्रों के, तो उस टाइप की भाषा शैली का प्रयोग करना है। ग्रामीण क्षेत्र से, किसी आंचलिक क्षेत्र से है, तो उसी क्षेत्र के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। क्योंकि हम जो भी कहानी करते हैं तो हमें उसका उद्देश्य पता रहता है कि इस कहानी के माध्यम से हमें ये कहानी तैयार करने के पीछे हमारा ये उद्देश्य है। तो इसीलिए हमें कहानी निर्मित के पहले ये सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। तो कहानी के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए यह रेखांकित करना होगा कि दरअसल कहानी एक कला है और उसके रचना विधान की कोई सुनिश्चित प्रणाली नहीं है या सुनिश्चित पद्धति निर्धारित करना उचित नहीं है। कुशल कहानीकार की यह विशेषता होती है कि वह किसी निश्चित ढांचे में कहानी को बांधता नहीं है, अपितु एक बड़े कैनवास पर उसको व्यवस्थित करता है, जिससे कहानी प्रभावशाली और युगांतकारी बनाई जा सके। मतलब कहानीकार किसी ढांचे में कहानी को बांधता नहीं, बल्कि उसे एक कैनवास, यानी वो अपने दिमाग में उसकी एक पूरी रचना बना लेता है कि ऐसा ऐसा होगा, इसके बाद में ये होगा। उसके कारण ही उसकी कहानी बहुत प्रभावशाली हो जाती है। तो अब हम देखेंगे कहानी की परिभाषा में आधुनिक हिंदी कहानी की शुरुआत अंग्रेजी साहित्य की देन है। आधुनिक हिंदी कहानी विधा अंग्रेजी साहित्य से बहुत कुछ हद तक प्रभावित। अंग्रेजी साहित्यिक विधा में जिस कहानी को शॉर्ट स्टोरी कहते हैं, हिंदी कहानी उससे ज़्यादा प्रभावित है। समीक्षकों की अवधारणा है कि अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी से ही परवर्ती समय में स्टोरी अथवा कहानी का जन्म हुआ। कहानी की स्थिति और संरचना के पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि आधुनिक हिंदी कहानी की शुरुआत की पृष्ठभूमि में भारतीय परंपरा और संस्कृति के साथ पाश्चात्य परिवेश का भी पूरा योगदान है। इस दृष्टि से कहानी की परिभाषा भारतीय या पाश्चात्य दृष्टिकोण को जानना उल्लेखनीय है। तो बच्चों, हमें क्या करना है, अब सभी परिभाषा हमें तो याद नहीं करनी है, तो जो शॉर्टकट में हम जो याद कर सकते हैं उन्हीं को एक परिभाषा तो भी लिखना जरूरी है। अगर से आपको कहानी से संबंधित उसकी परिभाषा स्वरूप और परिभाषा का उल्लेख करें तो भारतीय दृष्टिकोण में एक या दो याद रखना जरूरी है। तो हम देखते हैं प्रेमचंद के पहले परिभाषा देख लेते हैं भारतीय दृष्टिकोण से। कहानी एक रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या मनोभाव को प्रदर्शित करना लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली तथा कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। मतलब प्रेमचंद कहानी की परिभाषा बताते हैं कि हमारे जीवन के किसी अंग या एक मनोभाव को प्रदर्शित करते हैं और उसे चरित्र या शैली जो भाव व्यक्त होता है उसी को ही हम कहानी कहते हैं, ऐसा प्रेमचंद का मानना है। हम दूसरी देख लेते हैं अज्ञेय की। तो कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी है, एक शिक्षा है जो उम्र भर मिलती है और समाप्त नहीं होती। तो अज्ञेय जी कहते हैं कि ये जीवन की प्रतिछाया है, मतलब जीवन स्वयं, देखो हमारा जीवन एक अधूरी कहानी है और एक शिक्षा है। जीवन से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें उम्र भर हमारी कहानी चलती रहती है। जैसे हम दादा या नानी से भी कहानी सुना करते हैं, वो अपनी भी कहानी बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो वो भी हमें कहानी इंटरेस्टिंग लगने लगती है। तो यह भी हमारी एक कहानी है जो जीवन भर चलती रहती है और एक अधूरी कहानी है, ऐसा अज्ञेय जी का
मानना है। और हम एक देख लेते हैं ईलाचंद्र जोशी की। तो उनका मानना है कि जीवन का चक्र नाना परिस्थितियों के संघर्ष में उल्टा सीधा चलता रहता है। सब इस सुव्रत चक्र के किसी विशेष परिस्थिति के स्वाभाविक गति का प्रदर्शन ही कहानी होती है। मतलब हमारा जीवन का चक्र अनेक परिस्थितियों के कभी संघर्ष में उल्टा सीधा चलता रहता है, कभी सुख कभी दुख होते ही रहता है। और इसी चक्र में कभी मतलब अनेक परिस्थितियों का हमें सामना करना पड़ता है। तो इसी गति के प्रदर्शन के चक्र को ये कहानी कहते हैं। तो ऐसा ईलाचंद्र जोशी के अनुसार है। तो बच्चों अभी हमने जो 3 परिभाषाएं देखे ये भारतीय दृष्टिकोण से देखे। अब हम 1-2 परिभाषाएं पाश्चात्य दृष्टिकोण से देख लेते हैं। उसमें हम एक देखेंगे एलेली। एलेली का मानना है कि अ शॉर्ट स्टोरी इज जस्ट लाइक अ हॉर्स रेस, इट इज द शॉर्ट एंड फिनिश विच काउंट मोस्ट। अर्थात लघु कथा घुड़दौड़ के समान है। लघु कथा यानी कहानी से छोटी कथा, मतलब कम समय में हम कहानी का पूरा निचोड़ बता देते हैं। यही कथा घुड़दौड़ के समान होती है। जिस प्रकार घुड़दौड़ का आदि और अंत महत्वपूर्ण होता है, उसी प्रकार का कहानी का आदि और अंत ही विशेष महत्व का होता है, ऐसा एलेली का मानना है। अब हम एक परिभाषा देख लेते हैं हडसन की। हडसन का मानना है कि लघु कहानी में केवल एक ही मूल भाव होता है। उस मूल भाव का विकास तार्किक निष्कर्षों के साथ लक्ष्य की एकनिष्ठता से सरल स्वाभाविक गति से किया जाना चाहिए। अर्थात मतलब अपने मूल भाव, हमारे जो भाव है, हमारे लॉजिक है, तर्क करने की शक्ति है, निष्कर्ष लक्ष्य तक जाने की है, उन्हीं की स्वाभाविक गति को ही हम कहानी कहते हैं, ऐसा हडसन का मानना है। तो ठीक है। तो अभी हमने परिभाषाएं देखी। अब हम देखेंगे कहानी के तत्व। तो कहानी जैसी साहित्यिक विद्या की संरचना का कोई पूर्ववत निर्धारित आयाम नहीं होता। इस दृष्टि से कहानी साहित्य की सर्वाधिक प्रयोगधर्मी विधा रही है। अतः एक अच्छी कहानी जो वर्तमान के संदर्भों के साथ जुड़ी हुई हो, उसकी कसौटी के कई आधार निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें कहानी की कला, शिल्प या तत्व के रूप में जाना जाता है। मतलब तत्व को हम शिल्प भी बोल सकते हैं, कला बोल सकते हैं और तत्व भी बोल सकते हैं। अर्थात कहानी समीक्षकों ने कहानी के आरंभ से विकास तक की पृष्ठभूमि में कहानी के निम्नलिखित तत्व बताए। तो सबसे पहला है शीर्षक। तो शीर्षक का आरंभिक तौर पर कहानी के तत्वों में गौण प्राथमिकता रखता है। जैसे हम मुखड़ा, कहानी का मुखड़ा होता है। जैसे पाठकों के लिए कहानीकार की आरंभिक धारणा या कहानी के विषय से जुड़े संकेत को स्पष्ट करता है। जैसे प्रेमचंद की कहानी है पंच परमेश्वर। यदि हम देखें कि इस कहानी में न्याय प्रक्रिया अर्थात पंचों द्वारा न्याय किए जाने के ईश्वरीय विधान से जुड़ा हुआ है। मतलब पंच के न्याय को ही भगवान का न्याय माना गया है। अर्थात कहानी का सांकेतिक या लाक्षणिक अर्थ निर्धारित करने की दृष्टि को महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे हम भी शीर्षक देख के ही कहानी पढ़ने लगते हैं, अरे इस कहानी में चलो पंच परमेश्वर है, कौन से 5 परमेश्वर है देखते हैं, ऐसा हमारे मन में आता है ना। तो इसी प्रकार से शीर्षक को देख के ही हम, इसलिए शीर्षक भी योग्य होना चाहिए। फिर दूसरा है हमारा कथानक विषय अर्थात कथा वस्तु। तो कथानक को कहानी का शरीर कह सकते हैं। शरीर में जिस तरह प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसी तरह कथानक में कहानी के शेष तत्व प्रतिष्ठित होकर कहानी को जीवंत बनाते हैं। अर्थात कथा वस्तु कहना न होगा कि कथानक एक तरह से अनगढ़ पत्थर के समान होता है। तो हमें कथानक में उत्सुकता, जिज्ञासा, प्रवाह होना चाहिए। ज़्यादा लंबा कथानक कहानी को उबाऊ बना देता है। आरंभिक कहानी के बजाय नई कहानी में कथानक बहुत सूक्ष्म हो गए हैं। मतलब जो पहले की कहानियाँ थी वो बहुत लंबी चौड़ी हुआ करती थी, लेकिन अभी की जो नई कहानी है ये बहुत छोटी होगी। आजकल तो अभी लघु कथा ही आती है। फिर अभी हमारा तीसरा है पात्र और चरित्र चित्रण। तो कहानी में पात्रों का चयन करते समय हमें कहानी के इस तत्व में शामिल दृष्टिकोण तय करता है कि हर पात्र का चयन कल्पना के आधार पर हो। हमें
अर्थात वह सहानुभूति के लिए हुए होना चाहिए ताकि अंत तक कहानी की मूल संवेदना पात्र के साथ बनी रहे। किसी भी कहानी में मुख्य पात्र या गौण पात्र कथानक के अनुसार पाठकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनते हैं। अर्थात कहानी तथ्य, चरित्र और अनुभूति में पाठकों के लिए आकर्षण होना चाहिए और चरित्र चित्रण कहानी में उभरता हुआ दिखाई देता है। और हमारा चौथा है कथोपकथन या संवाद योजना। तो हमें जब कहानी के मंच पर पात्रों का अपना अभिनय होता है तो जिसमें संवाद माध्यम से पात्र की मनोस्थिति स्पष्ट होती है। जैसे कहानी में किसी कार्य, व्यापार, घटना, विषय की जानकारी संवाद के माध्यम से ही मिलती है। फिर हमारा पांचवा है भाषा शैली। कहानी ही क्या, साहित्य की कोई भी विधा भाषा के बगैर आकार ग्रहण नहीं कर सकती। भाषा ही हमारे भावों, विचारों तथा कल्पनाओं को दूसरों तक पहुंचाती है। कहानी की जो भाषा है पात्रानुकूल होना चाहिए। जैसे जयशंकर प्रसाद ने ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं जिनके सभी पात्र तत्सम प्रधान संस्कृत बोलते तथा उसी में चिंतन करते हैं। ऐसे ही ऐतिहासिक कहानी की भाषा काल के अनुसार रखनी पड़ती है। फिर छठवां है शिल्प अथवा लेखन शैली। तो कहानी में ऐतिहासिक, आत्मकथा, पत्र, डायरी आदि कहानी लेखन के ऐसे ही कुछ प्रमुख शिल्प है। इसके साथ ही शैली के रूप में उदाहरण के लिए देखें तो कहानीकार कहानियों में ज़्यादातर पूर्वदीप्ति अथवा फ्लैशबैक शैली में ही लिखना पसंद करते हैं। जैसे उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी भी फ्लैशबैक शैली में लिखी गई है। फिर है हमारा सातवां पॉइंट वातावरण अर्थात कहानी का परिवेश। तो कहानी का वातावरण मनुष्य की सभ्यता और संस्कृति को उजागर करता है। तो हमें कैसा कहानी में वातावरण का मूल आधार भौतिक और मानसिक होता है। कहानी जीवन का प्रतिनिधित्व करने वाली होती है, अर्थात अपना वातावरण जीवन का एक हिस्सा माना जाता है। कहानी में देश काल का स्पष्ट या सांकेतिक वर्णन होना चाहिए। तो वातावरण पर ध्यान देना भी जरूरी होता है। कहानी में ऐतिहासिक, पारिवारिक, समसामयिक आदि कई तरह का वातावरण हो सकता है। ज़्यादातर कहानीकार वातावरण प्रस्तुत करने में कहानी का अधिकांश भाग लगा देता है। मनु भंडारी की कहानी यही सच है। फिर है उद्देश्य। उद्देश्य में क्या है कि मूर्ख व्यक्ति भी बगैर उद्देश्य के कोई काम नहीं करता, जबकि कहानी का लेखक तो पढ़ा लिखा, प्रतिभाशाली, विचारक भी होता है। उसकी रचना बगैर किसी उद्देश्य के नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो लोग कला के लिए सिद्धांत को मानते हैं वे किसी उद्देश्य को लेकर कहानी लिखना उचित नहीं समझते। इसके अनुसार कहानी में उद्देश्य छुपा हुआ रहता है। जिस कहानी का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है उसका कहानीकार उद्देश्य अक्सर प्रतीत होने लगता है। कहानी मनोरंजन हेतु लिखी जाती है, उपदेश सुनने या पढ़ने हेतु नहीं। मतलब हमारा उद्देश्य मनोरंजन होना चाहिए, लेकिन उसका जो उद्देश्य है छुपा हुआ होना चाहिए। तो बच्चों, हमने अभी कहानी के तत्व देखे। तो कहानी के तत्व में हम पहला देखे शीर्षक, दूसरा कथानक या कथा वस्तु, तीसरा पात्र और चरित्र चित्रण, चौथा कथोपकथन या संवाद योजना, पांचवा भाषा शैली, छठवां शिल्प अथवा लेखन शैली, सातवां वातावरण अर्थात कहानी का परिवेश और आठवां उद्देश्य। तो इस प्रकार से ये कहानी के आठों तत्वों को याद करना है। और अब हम देखेंगे कहानी के प्रकार, हम इनको भी शॉर्टकट में समझने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, यदि आप ये पॉइंट याद कर लेते हो, जो मेन पॉइंट लिख लेना, फिर उससे रिलेटेड बीच में कुछ भी डाल सकते हो। यदि कहानी के तत्व बोले तो आपको ये 8 पॉइंट याद रहना जरूरी है। शीर्षक, कथानक, पात्र, वातावरण, ये सभी खुद महसूस करो और खुद तोता रटन नहीं करना है, हमें समझ के करना है। तो कहानी में ये होता है, इमेजिन करो तो आपको परमानेंट याद हो जाएगा। फिर है कहानी के प्रकार। कहानी के प्रकार क्या है? तो ये जीवन बहुरंगी और बहुरूपी, बहुआयामी होता है। तो उसी प्रकार से कहानी के भी अनेक प्रकार होते हैं। तो कहानी का पहला प्रकार है हमारा ऐतिहासिक कहानी में। कहानी में हम क्या बोलते हैं, इसमें
पूर्ण ऐतिहासिक मतलब पूरे इतिहास से संबंधित हो, अर्ध ऐतिहासिक उसमें इतिहास और दूसरी भी हो। फिर कल्पना हम इमेजिन करके करते, जैसे जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार आदि ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। प्रेमचंद की रानी सारंदा, आचार्य चतुर्सेन की हल्दी घाटी, ये सभी ऐतिहासिक कहानियाँ हैं। फिर है सामाजिक कहानी। हमने ऐतिहासिक कहानी देखे, अब देखेंगे सामाजिक कहानी। तो जिन कहानी में सामाजिक समस्या, रूढ़ि, मूल्य, संक्रमण, मानवीय संबंधों आदि को आधार बनाकर चलती है, जैसे परिवारों के बीच पारस्परिक संबंध, टूटते परिवार आदि का चित्रण सामाजिक कहानियों में हो जाता है। फिर प्रेमचंद की ईदगाह है, जैसे छोटे बच्चे के बारे में बताया गया है। बड़े घर की बेटी, जैनेन्द्र के पादेव, कमलेश्वर की राजा निर्वंशिया, उषा प्रियवंदा की वापसी, न मनु भंडारी की मैं हार गई। इसी तरह की कहानियाँ जो समाज से संबंधित हो, सामाजिक कहानी। इतिहास हमारे इतिहास से संबंधित हो, ऐतिहासिक कहानी। और राजनीति कहानी में आएंगी जो देशभक्ति, राजनीति, विचारधारा, समकालीन राजनीति समस्याओं में लिखी गई हो, वो राजनीतिक कहानी में। जैसे अमरकांत की हत्यारे, ये एक राजनीतिक कहानी है। फिर जासूसी कहानियाँ, जासूसी यानी खोज वाली, जैसे घटना प्रधान, कौतूहलवर्धक, रहस्य रोमांच से परिपूर्ण कहानियाँ जासूसी कहानियाँ कही जाएंगी। हिंदी के प्राथमिक जासूसी कथाकार गोपाल राम गहमरी ने कई जासूसी कहानियाँ लिखी, उनकी गुप्त कथा ऐसी ही कहानी है। फिर हमारा है 5वां पॉइंट, धार्मिक एवं दार्शनिक कहानियाँ। जिन कहानियों की कथा विषय किसी धार्मिक सिद्धांत की विवेचना अथवा किसी दार्शनिक तथ्य की व्याख्या से संबंधित होती है, वे धार्मिक तथा दार्शनिक कहानियाँ होती है। जैसे आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की अम्बा पालिका, इस प्रकार की कहानियों में रखा जाता है। फिर हमारा 6वां है नीति प्रधान कहानियाँ। तो जिन कहानियों का उद्देश्य मानव जीवन के नैतिक पक्ष को उजागर करना होता है, नैतिक कहानियाँ होती है। जैसे पंच प्रेमेश्वर, मतलब जो 5 लोग आते हैं, पंच आते हैं, जो न्याय देंगे उन्हीं को ही भगवान का न्याय मान लिया जाता है। तो प्रेमचंद युग में ऐसी कहानियों का बोलबाला था। तो इस प्रकार से फिर है वैज्ञानिक कहानियाँ। तो आज का युग ही वैज्ञानिक युग है, जीवन का कोई क्षेत्र विज्ञान से अप्रभावित नहीं है। तो वैज्ञानिक सिद्धांतों समस्या पर कई कहानियाँ लिखी जा रही है। जैसे वागर्थ पत्रिका में प्रकाशित उपमा शर्मा को प्रोग्रामिंग, एक ऐसी ही कहानी है। फिर है मनोवैज्ञानिक कहानियाँ। ये तो जो पात्रों के चारित्रिक उत्थान पतन में मनोवैज्ञानिकता का सहारा लिया जाता है, लेकिन जहाँ चरित्र प्रधान कहानियों में पात्रों की सजीवता, उनके मानसिक स्थितियों या प्रेरित सारे व्यापारों का चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल पर किया जाए। जैसे मनोवैज्ञानिक कहानियाँ में है जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी, अज्ञे, ये अधिकांश मनोवैज्ञानिक कहानियाँ ही लिखा करते हैं। फिर है आंचलिक कहानियाँ। आंचलिक यानी किसी विशेष क्षेत्र की विशेष संस्कृति, लोक जीवन, परंपराओं या रीति रिवाजों को लेकर लिखी गई कहानियाँ आंचलिक कहानियाँ कही जा सकती है। जैसे फणीश्वरनाथ रेणु की तीसरी कसम, शिव प्रसाद सिंह की भेड़िए, लक्ष्मी नारायण लाल की सुनो दिल जानी, ये आंचलिक कहानियाँ हैं। तो हमने विषय वस्तु के आधार पर कहानी के प्रकार देखे, ऐतिहासिक कहानी, सामाजिक कहानी, राजनीतिक कहानी, जासूसी कहानियाँ, धार्मिक एवं दार्शनिक कहानियाँ, नीति प्रधान कहानियाँ, वैज्ञानिक कहानियाँ, मनोवैज्ञानिक कहानियाँ, आंचलिक कहानियाँ, ये हमने देखे विषय वस्तु के आधार पर। और अभी शिल्प विधान के आधार पर भी कुछ कहानियों के भेद है, जिनको हम थोड़ा देख लेंगे। तो इसमें है घटना प्रधान कहानियाँ। शिल्प विधान की दृष्टि से घटना प्रधान कहानियाँ में क्या होता है कि आधुनिक युग में आकर कहानी में घटना उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह गई। अब घटना मनोवैज्ञानिक कारणों तथा उससे पैदा होने वाले प्रभावों के आकलन पर कहानीकार का विशेष बल रहता है। जैसे प्रेमचंद, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, कमलेश्वर, उषा प्रियवंदा, उदय प्रकाश आदि लेखकों ने असंख्य
घटना प्रधान कहानियाँ हिंदी को दी है। फिर है चरित्र प्रधान कहानियाँ, जिसमें किसी व्यक्ति किसी पात्र का चरित्र कहानी में कथा वस्तु के रूप में बताया जाता है। तो इसमें वैज्ञानिकता का पोट आ जाता है। जैसे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी, प्रेमचंद की कफन, जयशंकर प्रसाद की गुंडा कहानी। तो किसी एक पात्र का चरित्र उसमें दिखाया जाता है कि वो किस प्रकार से अपना चरित्र के कारण प्रसिद्ध हो जाता है, वो चरित्र प्रधान कहानी। फिर है वातावरण प्रधान कहानी। तो इसमें क्या होता है, वह घटना पात्रों के जो आसपास जिस वातावरण में रहता है उसी से या ऐतिहासिक कहानियों में वातावरण चित्रण को प्रधानता रहती है। तो आचार्य चतुरसेन शास्त्री ने कई वातावरण प्रधान कहानी लिखी है। तो फिर है हमारा भाव प्रधान कहानी, जिसमें दया, प्रेम, घृणा, क्रोध, आक्रोश आदि सबको मिलाकर जो भाव प्रधान व्यक्त होते हो भाव प्रधान कहानी। जैसे जयशंकर प्रसाद की आकाशदीप, मालती जोशी की गुड मॉर्निंग, शिव प्रसाद सिंह की बिंदा महाराज, ये सभी भाव प्रधान कहानी। फिर है विचार प्रधान कहानियाँ। तो विचार प्रधान में क्या है, विचारों के निरूपण को महत्व दिया। जैसे गजानन माधव मुक्तिबोध के पक्षी व दिमक, ज्ञान रंजन की घंटा आदि कहानी विचार प्रधान कहानी है। फिर है हास्य व्यंग्य प्रधान कहानियाँ, जिन कहानियों में समाज की किसी रूढ़ी, व्यक्ति की किसी दुर्गुण आदि व्यंग्यात्मक दृष्टि डालकर हास्य की दृष्टि की जाती है, वो हास्य व्यंग्य प्रधान कहानियाँ कहती है। जैसे हरिशंकर परसाई, भगवती चरण वर्मा, अमृतलाल नागर, ये सभी हास्य व्यंग्य प्रधान कहानीकार है। तो हमने शिल्प विधान के आधार पर देखिए, शिल्प विधान के आधार पर कहानी के प्रकार में घटना प्रधान कहानी, चरित्र प्रधान, वातावरण प्रधान कहानियाँ, भाव प्रधान कहानी, विचार प्रधान, हास्य व्यंग्य प्रधान। तो ये सभी थे विषय वस्तु के आधार पर और शिल्प विधान के आधार पर कहानियों के प्रकार। अब हम हिंदी कहानी की विकास यात्रा किस प्रकार शुरू हुई इसके बारे में देखेंगे। तो हिंदी कहानी की विकास यात्रा, इसमें जो कहानी किस्सा गोई से विकसित एक विधा है, जिसमें मानव मन की संवेदनाओं की सहज सरल सरस अभिव्यक्ति होती है। तो इनके क्रम में अनुशीलन के लिए प्रेमचंद को केंद्र में रखना उचित होगा, क्योंकि प्रेमचंद का अकेला व्यक्तित्व हिंदी कहानी परंपरा को न केवल आच्छादित करने की शक्ति रखता है, अपितु उसे दिशा देने का भी सामर्थ्य रखता है। तो हिंदी लेखन परंपरा में बहुत विवाद क्या रहा है कि 18वीं और 19वीं शताब्दी के प्रारंभ से कहानी की शुरुआत हुई। तो हितवाणी, जातक कथाएँ आदि जैसे संग्रह ने कहानी विधा की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे रानी केतकी की कहानी के द्वारा व्याख्यान लेखन के परंपरा में एक नया कदम दिखाई पड़ता है। हिंदी गद्य की परंपरा 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में प्रारंभ हुई। फिर भारतेंदु युग आता है, उस जहाँ से गद्य की कई विधाओं का जन्म हुआ, लेकिन कहानी विधा की दृष्टि से यह युग संपन्न नहीं माना जाता। कथा कुसुम, कलिका, मनोहर कहानी संग्रह, हितोपदेश की कथाएं, पंचतंत्र की कहानियाँ, जासूसी तथा एयारी, ये संबंधित लेखन इसी युग में कहानी विधा के अंतर्गत स्वीकार किया गया। किंतु इंशाअल्लाह की रानी केतकी की कहानी, राजा शिव प्रसाद सिंह का राजा भोज का सपना, राधाचरण गोस्वामी कृत यमलोक की माया आदि कहानियाँ इसी युग की कहानी कला में संपन्न होती है। तो प्रेमचंद की कहानी के प्रस्थान बिंदु में तो बच्चों अभी हमने कहानी का स्वरूप, कहानी के तत्व, कहानी के प्रकार देखे। अब हम अगली क्लास में देखेंगे हिंदी कहानी की विकास यात्रा किस प्रकार से हुई। यदि हम इसी में करेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए हम ये कहानी का स्वरूप, प्रकार, तत्व इसको यहीं पे एंड करते हैं और हम अगली क्लास में हिंदी की विकास यात्रा देखेंगे। और आपका कल एग्ज़ाम है, इसलिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।